कभी सोचा है हजारों साल पहले जो लोग थे उनकी दुनिया आखिर कैसी थी? अब देखिए, उन्होंने हमारे लिए कोई डायरी या वीडियो तो छोड़े नहीं, लेकिन उन्होंने सुराग जरूर छोड़े हैं। कुछ सुराग मिलते हैं पुरानी किताबों के शब्दों में और कुछ दबे हुए हैं जमीन के नीचे खामोश कब्रों में। तो आज हम एक जासूस की तरह इन्हीं दो तरह के सुरागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि अतीत की कहानी क्या कहती है। तो हमारी पड़ताल शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही सीधे से सवाल से, वेद क्या है? सुनने में तो ये बहुत सिंपल सा सवाल लगता है ना? पर यही सवाल वो दरवाज़ा है जो हमें एक बिल्कुल अलग, एक प्राचीन दुनिया में ले जाएगा। और इस दुनिया को समझने के लिए हमें हर सबूत को बारीकी से देखना होगा। तो हमारा पहला सुराग है ऋग्वेद। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इसकी रचना हुई थी आज से करीब 3,500 साल पहले। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? इसे लिखा बहुत बाद में गया, सदियों बाद। इसका मतलब ये है कि हजारों साल तक ये ज्ञान सिर्फ सुनकर और याद रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। जरा सोचिए। तो ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि ये पुरानी किताब, ये ऋग्वेद, हमें उस जमाने के बारे में क्या क्या बताती है। अच्छा, तो इस ऋग्वेद के अंदर है क्या? इसमें हैं 1,000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं या भजन। इन्हें कहते हैं सूक्त। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इन प्रार्थनाओं में 3 देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हैं अग्नि यानी आग के देवता, दूसरे इंद्र जो एक योद्धा देवता थे, और तीसरे हैं सोम, एक खास पौधा जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ऋग्वेद की जो भाषा है वैदिक संस्कृत, वो अकेली नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है जिसे कहते हैं इंडो यूरोपियन। देखिए ना, संस्कृत का शब्द है मातृ, हिंदी में हम कहते हैं माँ, और इंग्लिश में मदर। सुनने में कितने एक जैसे लगते हैं, है ना? क्योंकि इन सब की जड़ एक ही है। किसी भी सोसाइटी को समझना होना तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये देखना कि वो लोग प्रार्थना किस चीज के लिए करते थे। और ऋग्वेद के लोग, वो मवेशियों के लिए, रथों में जोतने के लिए, तेज घोड़ों के लिए और लड़ाइयों में जीत के लिए प्रार्थना करते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि उस सोसाइटी के लिए जानवर और लड़ाइयाँ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थीं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। देखिए, जैसे ही हम राजा शब्द सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में बड़े बड़े महल, बड़ी सेनाएं, ये सब आने लगता है। पर ऋग्वेद के राजा वैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ना उनके पास बड़े महल थे, ना कोई परमानेंट आर्मी, और ना ही वो कोई रेगुलर टैक्स लेते थे। वो असल में कबीले के सरदार या लीडर हुआ करते थे। ये भजन हमें उस समय के लोगों के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने ये भजन बनाए। वो खुद को आर्य कहते थे, और जो उनके विरोधी थे उन्हें वो दास या दस्यु कहते थे। उनके मुताबिक ये विरोधी अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। और हाँ, वक्त के साथ साथ यही दास शब्द स्लेव या गुलाम के लिए इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो एक कहानी हमें किताबों से, शब्दों से मिल रही है। लेकिन अब हमारी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड लेने वाली है, क्योंकि जिस वक्त नॉर्थ वेस्ट में ये भजन रचे जा रहे थे, उसी वक्त देश के दूसरे हिस्सों में एक बिल्कुल अलग कहानी गढ़ी जा रही थी। और ये कहानी शब्दों से नहीं बल्कि पत्थरों से लिखी जा रही थी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने दूसरे बड़े सुराग पर, महापाषाण। ये वो खामोश पत्थर हैं जो हमें एक पूरी तरह से भूली हुई दुनिया की कहानियां सुनाते हैं। तो ये महापाषाण है क्या? महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, तो सिंपल सा मतलब है बड़ा पत्थर। ये असल में कब्रों के ऊपर निशानी के तौर पर रखे गए बड़े बड़े पत्थर थे। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है। ये कल्चर दक्कन, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर तक फैला हुआ था। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन कब्रों को खोदा तो अंदर से क्या मिला? समझिए कि ये उस जमाने के टाइम कैप्सूल्स हैं। अंदर से मिले खास तरह के काले और लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के हथियार जैसे कुल्हाड़ी और खंजर, घोड़ों के कंकाल, और तो और पत्थर और सोने के गहने भी। तो चलिए आप थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इन कब्रों से जो सुराग मिले हैं उनकी फोरेंसिक जांच करते हैं। देखते हैं कि ये खामोश चीजें हमें उस सोसाइटी के बारे में क्या राज बताती हैं। सिर्फ इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 33। ब्रह्मगिरी में एक कब्र के अंदर से 33 सोने के मनके मिले, और वहीं पास की दूसरी कब्रों में क्या था? सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। इसका क्या मतलब हुआ?
यही कि उस सोसाइटी में भी सोशल डिफरेंस था। कुछ लोग ज्यादा अमीर और ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इनाम गांव में तो एक और भी कमाल की कब्र मिली। यहाँ एक व्यक्ति को उस बस्ती के सबसे बड़े 5 कमरों वाले घर के आंगन में एक बड़े से मिट्टी के जार में दफनाया गया था। अब घर की लोकेशन और दफनाने का ये खास तरीका, ये सब इसी तरफ इशारा करता है कि वो कोई आम इंसान नहीं था। शायद वो उस पूरे सेटलमेंट का चीफ यानी सरदार रहा होगा। और बात सिर्फ उनकी जिंदगी और मौत की नहीं है, हमें ये भी पता चला है कि वो खाते पीते क्या थे। उस जगह से मिले अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियों पर कट के निशान बताते हैं कि उनकी डाइट में गेहूं, जौ, चावल, दालें तो थी ही, साथ में वो कई तरह के फल और मांस भी खाते थे। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हमारी इन्वेस्टिगेशन का फाइनल स्टेज। अब हम अपने दोनों सुरागों को, यानी ऋग्वेद की किताबों से मिली जानकारी और कब्रों से मिली चीजों को एक साथ रखेंगे और पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ दोनों कहानियां एक साथ हैं। एक तरफ है ऋग्वेद के शब्द जो हमें नॉर्थ वेस्ट के समाज के बारे में बता रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं दक्कन और साउथ इंडिया से मिले ठोस सबूत, कब्रें, औजार, बर्तन। ये एक ऐसे समाज की कहानी बता रहे हैं जो लोहे का इस्तेमाल करना जानता था और जहां लोगों का स्टेटस उनकी कब्रों से पता चलता था। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? नतीजा ये है कि हिस्ट्री एक जिक्सॉ पजल की तरह है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको हर तरह के सुराग की जरूरत पड़ती है। किताबें हमें जो कहानी सुनाती हैं वो पजल का एक हिस्सा है, और जमीन के नीचे से निकली चीजें वो दूसरा हिस्सा है। जब दोनों को साथ में जोड़ते हैं तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आज हमारी सारी किताबें, हमारा पूरा इंटरनेट डेटा, सब कुछ अचानक गायब हो जाए, तो आज से हजारों साल बाद फ्यूचर के आर्कियोलॉजिस्ट्स को हमारी छोड़ी हुई चीजें, हमारे फोन, हमारी गाड़ियां, हमारे प्लास्टिक के डिब्बे, उन्हें हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगी? सोचने वाली बात है ना।